हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टील स्ट्रक्चर्स की, जो कि मैं बता चुका हूं पहले ही। हरियाणा के एग्जाम्स के लिए स्टील स्ट्रक्चर्स की वेटेज बहुत हाई रहती है। सो आरसीसी की भी रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भी रहती है, और स्टील स्ट्रक्चर्स की भी इक्विवेलेंट ही रहती है। तो विदाउट स्टील स्ट्रक्चर्स यू कैनॉट इवन थिंक ऑफ क्लियरिंग एनी एग्जाम इन हरियाणा। तो हरियाणा सिविल इंजीनियरिंग की जो अभी पोस्ट निकली हैं उसके लिए ये रहे स्टील स्ट्रक्चर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हरियाणा स्टेट में पूछे गए थे। इससे पहले कि मैं बता दूं, हम स्टार्ट करें, मैं बता दूं कि हरियाणा HPSC 53 पोस्ट की SDO की रिक्रूटमेंट अनाउंस कर चुका है। 53 पोस्ट जो कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में निकली हैं, जिसको आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट में। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आई होप आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। और www.sizplus.com CIZplus.com पर जाकर आप हमारा हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक ले सकते हैं। परचेज करना पड़ेगा आपको, जिसमें हमने कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई है। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, स्ट्रीमलाइंड वीडियोस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस हैं, टेस्ट सीरीज है, वर्कबुक है, और भी बहुत कुछ है। और ये फ्री कोर्स तो ज़रूर ले लीजिए, जो कि जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टील स्ट्रक्चर्स का, जो कि है ये आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं SDO हरियाणा PWD 2013 का ये क्वेश्चन है। इन स्टील कंप्रेशन मेंबर्स, single laced systems on opposite sides of the components should preferably be in the opposite direction, in the same direction, either as in A or as in B above with no difference. The code is silent in this respect. तो इसका क्या ऑप्शन है? देखिए, जब भी हम लेसिंग की बात करते हैं, लेस्ड कॉलम्स की बात करते हैं, तो जो उसको लैटिसेस बोलते हैं, जो ऐसे करके बनता है ना लैटिस, तो ये IS 800 2007 का एक क्लॉज है कि जो लैटिसेस हैं बोथ साइड्स पर, दे शुड बी शैडो टू ईच अदर, यानी कि सेम। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये, सेम, इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बैटन्स प्रोवाइडेड टू स्टील कंप्रेशन मेंबर्स। तो बैटन कॉलम्स की मैं बात करूंगा। ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमें, 1, 2 और 3। द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो हमें ये तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में रीड करता हूं, दे शुड बी प्लेस्ड ऑपोजिट टू ईच अदर एट ईच एंड ऑफ द मेंबर। ये बात बिल्कुल सही है। तो होता क्या है कि बैटेंड कॉलम्स में ऑपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए और एट ईच एंड ऑफ द मेंबर भी होना चाहिए। तो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 को मैं सही कहूंगा। स्टेटमेंट 2 रीड करते हैं, दे शुड बी स्पेस्ड एंड प्रपोर्शनड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर। अब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मेंबर जो बैटन्स हैं वो इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल ठीक लग रही है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 3 की। दे शुड बी डिवाइडेड the member into not less than 4 bays within its actual length from center to center of connections। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया गलत, इसको मैं रॉन्ग कर दूंगा। ये रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि ये आंसर यहाँ पर 4 बेज नहीं है, 3 बेज है इसका आंसर। तो मतलब IS 800 2007 का एक क्लॉज है जिसमें वो बोलता है कि जब आप बैटर्न कॉलम की बात करते हैं तो मिनिमम इंटू नॉट लेस देन 3 बेज। इसका आंसर ये है 3 बेस। तो ये जो 4 लिख दिया ना इन्होंने, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। तो 1 एंड 2 इज करेक्ट। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 एंड 2 इज करेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में लगा। ये SDO हरियाणा PWD का ही क्वेश्चन है। आगे चलता हूं। फॉर अ रिवेट ऑफ 32 mm डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल मे बी टेकन एज। तो देखिए, मैं यहाँ पर रिवेट को बोल्ट मानकर चलूंगा। तो बोल्ट अगर 32 mm का है तो उसका जो होल होगा वो नेचुरली 32 mm से कुछ ज़्यादा होगा, तभी तो होल उसके बीच में, तभी तो बोल्ट उसके बीच में अंदर जाएगा। तो IS 800 2007 कुछ कहता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ज़रा याद करवा रहा हूँ आपको। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब नन ऑफ दीज क्यों है? IS 800 2007 कहता है कि अगर तो 14 mm तक डायमीटर है बोल्ट का, तब क्लियरेंस 1 mm की होगी। यानी कि अगर 14 mm का बोल्ट है तो होल होगा 15 mm का। बट अगर 16 mm या 16 mm से लेकर 24 mm तक का बोल्ट है तो 2 mm की क्लियरेंस होगी। यानी कि अगर 16 mm का बोल्ट है तो होल कितना होगा?
2 mm ऐड कर दो 18 mm का। अगर 24 mm का बोल्ट है तो होल हो जाएगा 26 mm का। बट अगर 24 mm से बड़ा बोल्ट है, 24 mm से भी बड़ा बोल्ट है, तो 3 mm का क्लियरेंस देना है। यानी कि 32 mm है अगर डायामीटर बोल्ट का, तो 35 mm, 3 mm बढ़ा दो, 35 mm होना चाहिए। और तो ऑप्शन में कहीं पे भी 35 दिख नहीं रहा, इसलिए इसका आंसर मैं नन ऑफ दीज कर दूंगा। तो इसका ये देखिए, ये है IS 800 2007 का एक क्लिपिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें 12 से 14 mm का अगर बोल्ट का डाया है तो 1 mm का क्लियरेंस है, 1 mm ऐड करना है। अगर 16 से 22 mm तक है तो 2 mm, 24 mm है तो भी 2 mm है। बट अगर लार्जर देन 24 mm है तो 3 mm आपको इंक्रीज करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। Compared to diamond riveting, the width of plate required in chain riveting is। अब देखिए डायमंड रिवेटिंग क्या होती है। तो डायमंड रिवेटिंग की ना मैं पहले आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये डायमंड रिवेटिंग होती है। बहुत सारे लोगों को डायमंड रिवेटिंग नहीं पता क्या होती है। तो जब रिवेट्स कुछ इस तरह से लगे होते हैं डायमंड के फॉर्मेट में। चेन रिवेटिंग तो होती है नॉर्मल वाली, जब एक के बाद एक पैरेलल लाइंस में बोल्ट्स लग जाते हैं ना, पैरेलल लाइंस में पैरेलली, उसको हम चेन रिवेटिंग कहते हैं। ये है डायमंड, डायमंड की तरह लगे हैं। तो होता क्या है कि जो डायमंड रिवेटिंग होती है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से जो विड्थ ऑफ द प्लेट है वो कम रिक्वायर्ड होती है। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंपेयर टू डायमंड रिवेटिंग द विड्थ ऑफ प्लेट रिक्वायर्ड इन चेन रिवेटिंग इज मोर। चेन रिवेटिंग की एफिशिएंसी कम होने की वजह से जो विड्थ ऑफ द प्लेट है वो ज़्यादा, वो मोटी रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए इज मोर। आई होप आपको ये समझ में लगा। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर चुके होंगे, और CIZplus.com पर जाकर आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव है और आपको एक्चुअल एग्जाम में ये हेल्प देगा, तो आई होप आपको हरियाणा HPSC स्मैश पैक जो कि CIZ प्लस आपके लिए स्पेशली कस्टमाइज करके लाया है वो भी अच्छा लगेगा। तो आप ले सकते हैं। उसमें WOW10 नाम का प्रोमो कोड जरूर यूज़ करिएगा। इसका सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। आगे चलता हूँ। When designing steel structures, one must ensure that local buckling in webs does not take place. Okay? This check may not be very critical when using rolled steel sections because क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में है कि अगर रोल्ड स्टील सेक्शन की बीम है तो उसमें लोकल बकलिंग एंड वेब्स नहीं होती है, या उतना क्रिटिकल ये चेक नहीं है लोकल बकलिंग एंड वेब्स का। क्यों क्रिटिकल नहीं है? ऑप्शन ए, क्वालिटी कंट्रोल एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रोल्ड सेक्शंस इज वेरी गुड। ये बात तो सही है, बट बाकी भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेब डेप्थ अवेलेबल इज स्मॉल, नहीं। वेब स्टिफनर्स आर इन बिल्ट इन रोल्ड सेक्शंस, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिल्ट इन तो नहीं होते वेब स्टिफनर्स। डेप्थ टू थिकनेस रेशियोज ऑफ द वेब इज अप्रोप्रिएटली एडजस्टेड, ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इज परफेक्ट। जब हम रोल्ड करते हैं सेक्शन को, यानी कि जब फैक्ट्री कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम बीम को बनाते हैं, तो हम रोलिंग करते हुए डेप्थ टू थिकनेस रेशो, यानी कि D/TW का जो रेशो होता है, आपको पता होगा ना, स्मॉल D/TW का रेशो, TW विद थिकनेस ऑफ वेब। सो D/TW के रेशो को हम अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करते हैं ताकि लोकल बकलिंग होने का खतरा रहे ही ना, खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये जूनियर इंजीनियर का पेपर था, JEE हरियाणा पब्लिक हेल्थ का 2015 में पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन है। तो चाहे JEE हो या SD हो, आपको बेसिकली एक फील आती चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि हरियाणा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखता हूँ। अ स्टील मेंबर M हैज़ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड्स, वेयर एज अनदर मेंबर N हैज़ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड। एज पर IS 800 2007 जो कि स्टील का कोड है, the maximum slenderness ratio permitted is less for member M than that of member N, more for member M than that for member N, same for both the members, या not specified in the code। तो ये पंचायती राज डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में अभी पोस्ट निकली है SDO की, ये उसका क्वेश्चन था। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें याद ही करना पड़ेगा आपको। ये मैं आपको एक अगेन IS 800 2007 के टेबल की कटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अ मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड।
तो लाइव लोड और डेड लोड की वजह से जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा, जो अलाउबल है, वो है 180, जबकि रिवर्सल ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक लोड की वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो है अलाउबल, जो मैक्सिमम अलाउबल है वो है 350। ये है 180। 180 किसकी वजह से है, याद कर लो, मेरे साथ ही याद कर लो। डेड लोड और लाइव लोड की वजह से है 180 और विंड लोड और अर्थक्वेक लोड की वजह से है 350। ठीक है, तो अब जो ये m है, m लाइव लोड का है, मतलब m का कितना है 180 और n है विंड लोड का, तो ये हो गया n का है 350। तो अब ऑप्शन देख लो, द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो परमिटेड इज लेस फॉर मेंबर m देन दैट फॉर मेंबर n। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक ज़रूर कर लो इस वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, आगे देखता हूँ मैं। A steel column in a multi-storied building carries an axial load of 125 Newton. It is built up to two ISMC 350 channels connected by lacing. तो एक laced column की बात कर रहे हैं। What will be the load carried by the lacing? तो lacing कितना लोड लेता है, तो ये SDO PWD 2013 का क्वेश्चन है फिर से। अब देखिए, ये आपको याद करना होगा कि अगर एक्शियल लोड एक लेस्ड कॉलम पर P है तो उसका 2.5% यानी कि 2.5% लेसिंग में आता है। तो लेसिंग में कितना लोड आता है, 2.5% ऑफ द एक्शियल लोड। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पर 125 न्यूटन आ रहा है तो 125 न्यूटन का आप 2.5% कर दो, वो आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखिए, लोड कैरिड बाय लेसिंग इज 2.5% ऑफ P, सो 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 125, तो ये आंसर हो जाएगा 3.125 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 3.125 न्यूटन। याद रखिए, 2.5% ऑफ द एक्शियल लोड, ये जो होता है ये है लोड कैरिड बाय लेसिंग, ये आपको याद करना है। ठीक है, अ प्लेट गर्डर इज बिल्ट अप बीम, बीम कॉलम, बिल्ट अप कॉलम या नन ऑफ दीज। ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिल्ट अप बीम। तो ये तो एक जिसे कहते हैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स परफेक्टली इसको करेक्ट कर आते हैं। तो प्लेट गर्डर क्या है, बिल्ट अप बीम ही तो है, जिसमें डिफरेंट प्लेट्स से 3 प्लेट्स को जोड़ करके हम बीम बना देते हैं। 2 उसमें से, एक अपर फ्लैंज होता है, एक बॉटम फ्लैंज होता है और एक बीच का वेब होता है। ओके, आगे चलता हूँ। What will be the live load for a sloping roof with slope 15 degrees if access is not provided to roof? तो ये भी आपको याद करना होगा। आप जानते हैं IS 875 है लोडिंग का, IS 875। तो इसमें जब हम लाइव लोड की बात करते हैं तो स्लोपिंग रूफ, जब लाइव लोड की बात करते हैं स्लोपिंग रूफ में, तो अगर वो जितना डिग्री डिपेंडेंट होता है कि लाइव लोड कितना अलाउड है, कि कितना आपको लाइव लोड लेना है, अलाउड का मतलब कितना लाइव लोड आपको लेना है जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये डिग्री पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे 15 डिग्रीज है ना, तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फॉर इनएक्सेसिबल रूफ, जहाँ पर रूफ एक्सेसिबल नहीं है, मतलब जहाँ पर आप खुद नहीं जा सकते, वहाँ पर अगर थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्री है, मतलब अगर जो स्लोप का एंगल है अगर वो 10 डिग्री से ज़्यादा है, तो लाइव लोड आपको कितना लेना है, 0.75 माइनस 0.02 इंटू थीटा माइनस 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वेयर थीटा इज द एंगल, आप देख सकते हैं थीटा जितना ज़्यादा होता जाएगा, एज थीटा इंक्रीजेज लाइव लोड डिक्रीजेज। सो जैसी थीटा 10, अगर थीटा को मैं 10 डिग्री डाल दूंगा तो लाइव लोड 0.75 है, बट अगर मैं थीटा बढ़ा दूंगा तो लाइव लोड कम हो जाएगा। सो अगर मैं थीटा को 15 डाल दूंगा जैसा कि क्वेश्चन में है, तो आंसर है 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द ओनली थिंग दैट आई रिकमेंड यू इज कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा फॉर इनएक्सेसिबल रूफ। अगर तो थीटा इक्वल टू 10 डिग्रीज है तो आंसर है 0.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट अगर थीटा ग्रेटर देन 10 डिग्रीज है तो आपको माइनस 0.02 थीटा माइनस 10 कर देना है 0.75 में से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में लगा। तो इसके साथ ही दोस्तों ये वीडियो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आपको 2 चीज़ें करनी है, एक तो इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा आपको हमारा
व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको और भी कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिक्रूटमेंट बताते रहेंगे। और CIZ+.com पर जाकर आप हरियाणा HPSC SDO सिविल स्मैश पैक ले सकते हैं, जिसमें स्मैश कर देंगे हम इस रिक्रूटमेंट को और आपको इस बढ़िया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में ज़रूर SDO बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए सब्जेक्ट के साथ और एक और ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।